देखो अपन ने इस चैप्टर में क्या कर लिया था, सबसे पहले जल वर्ग किया, जितने भी जल थे, नदियों के, पहाड़ों के, समुद्र के, कुएं के, वो सब पढ़ लिए, ठंडा उष्ण जितने भी थे। उसके बाद में दूध, दूध कितने प्रकार के थे, दूध के सामान्य गुण देखे, फिर दूध 8 प्रकार के थे उनके गुण देखे, फिर दही, घी, प्रपुराण घृत, पुराण घृत, इनके बारे में देखा, छाछ के बारे में भी देखा। तो सबसे अच्छा दूध अपन ने बता दिया था कि भाई गाय का है, और सबसे बेकार भेड़ का है, मतलब भेड़ यानी सीप। सब जानते हैं ना भेड़ को, तो जिनसे ऊन फून प्राप्त करते हैं, दूध भी प्राप्त करते हैं। अब पढ़ेंगे अपन इक्षु वर्ग, ग्रुप ऑफ शुगर केन जूस एंड इट प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब है शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे, जो जूस निकलता है ना गन्ने का रस, उससे क्या क्या बनता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन, और उसके गुण पढ़ेंगे। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखो आप देख रहे हो एक पेज का ही है। तो गन्ने का रस, रेचक, स्निग्ध, रक्तपित्त नाशक, मधुर रस, मधुर विपाक, मूत्रल ग्रहण करता है और वात नाशक है। अब देखो ध्यान से, रेचक लेजेक्टिव होता है, स्निग्धता उत्पन्न करता है, रक्त पित्त का नाश करता है, मधुर होता है, मीठा ही तो होता है, आपको पता है गन्ने का रस मीठा होता है, मधुर विपाक होता है इसका, मूत्रल, ठीक है, कि जो मूत्रल यानी एक तरीके से होता है यूरिन को पास आउट कराने में सहायक, एक तरीके से जल्दी जल्दी यूरिन को पास आउट करेगा। आप अगर गन्ने का रस ज़्यादा पियोगे तो आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। व्रण करता है, मोटापन लेके आएगा, एक तरीके से व्यक्ति को तरोताज़ा बनाएगा, स्निग्धता उत्पन्न करेगा। अब देखो वात नाशक, अब वात नाशक क्यों है, क्योंकि मधुर रस है और मधुर विपाक है, तो एक तरीके से वात का नाश करेगा ही, क्योंकि आपको पता है कि भाई मधुर रस क्या करते हैं, वात का नाश करते हैं, स्निग्धता क्या करता है, वात का नाश करता है। तो आपको देखो मोस्टली क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है कोई भी, जैसे कि भाई गन्ने का रस मीठा है, मीठा यानी मधुर, मधुर हो गया तो सिस्टे की बात है कि कफ को बढ़ाएगा, स्निग्धता लेके आएगा, ये लिख दिया आपने 2 गुण, फिर वात का नाश करेगा, 3 गुण हो गए। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझना है चीज़ को। अब देखो यहाँ लिखा गया है दंत पीड़ित, शर्करा के समान और यांत्रिक पीड़ित, विधायी गुरु और विष्टम्भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दंत पीड़ित यानी अगर दांत से गन्ने को चूसोगे आप, दांत मतलब अपने मुंह से दांतों का यूज करते हुए आप गन्ने को पियोगे, तो शर्करा के समान आपको मतलब अच्छे गुण प्रदान करेगा, मीठा लगेगा, टेस्टी लगेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। और यांत्रिक पीड़ा, अगर मशीन से निकाले हुए गन्ने का रस पियोगे आप, यांत्रिक पीड़ा यानी यंत्रों की सहायता से आप उसको पीड़ित करके रस निकाल रहे हो उसका, फिर आप उसको पी रहे हो, तो विधाई जलन पैदा करेगा, गुरु गुरुता उत्पन्न करेगा, और विष्टम भी मतलब एक तरीके से विष्टम भी पैदा करेगा, एक तरीके से शरीर में बहुत सारी गंदगी पैदा करेगा, उत्पन्न करेगा, ठीक है, अवरोध उत्पन्न करेगा। तो आपको अब समझ में आने, एक तो गन्ना लो, गन्ने को दांतों से छील के खाओ, तो शर्करा के समान एकदम अच्छा। अगर आप जूस बना के मतलब यांत्रिक मशीनों के सहायता से पीड़ित करके जूस निकालोगे उसका, फिर विधायी गुरु और विष्टम भी हो जाता है। सिंपल सी बात यह है कि आप दांत से करके खा रहे हो, मतलब मुंह से खा रहे हो, तो डायरेक्ट पी रहे हो, तो उसमें ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है क्योंकि तुरंत आ रहा है। लेकिन अगर मशीन से निकाल रहे हो फिर वो थोड़ी देर भी रखा रह जाता है, तो उसमें गुरु हो जाता है, विष्टम भी हो जाता है, विधायी हो जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर आप गन्ने का रस पी भी रहे हो ना, तो ताज़ा पियो, तुरंत निकाल के तुरंत पी लो। ऐसा नहीं कि भाई 15-20 मिनट का, या 15-20 मिनट तो फिर भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन 1-1.5 घंटे का रखा हुआ जूस है उसको नहीं पीना है, ये साफ लिखा हुआ है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आचार्य वाघभट्ट बोल रहे हैं, और आपको पता है आचार्य वाघभट्ट का जो सूत्र स्थान है सबसे श्रेष्ठ सूत्र स्थान है। तो इनकी बात पर संशय करना मतलब अपने आप को पाप का भागीदार बनाना, सिंपल सी बात ये। तो आपको अगर गन्ने का जूस पीना है तो ताज़ा अपनी आंखों के सामने ताज़ा निकाल के पियो, तो फिर भी चलता है। लेकिन ज़्यादा से मोस्टली गन्ने का सेवन करो अपने मुंह से छील के, उसके दांतों की सहायता से, दंत पीड़ित। क्लियर। अब यहाँ पे देखो बांस गन्ना, सतपर्व, कालांतर, नेपाल और पौंड्रक, मैंने एरो का चिन्ह लगा रखा है आगे की तरफ। तो ये क्या है, बांस गन्ना, सतपर्व, कालांतर, नेपाल, पौंड्रक, ये गन्ने की एक तरीके से नस्ल हैं, ठीक है। ये भाई किस किस्म के नस्ल के गन्ने आते हैं, जैसे कि बांस गन्ना, मोस्टली अपन बांस गन्ना यूज़ करते हैं, फिर उनमें कुछ चेंज करते होते हैं। सतपर्व एक तरीके से 100 पर्वों का ही गन्ना, मतलब लंबा पूरा, इसमें 100 पर्व होते हैं, मतलब 100 पंगुलियाँ होती हैं, मतलब बहुत लंबा। फिर होता है कांतार, नेपाल और पौंड्रक, ये नस्लें हैं, मतलब एक तरह से गन्ने की अलग अलग तरह की गन्ना होता है ना, छोटा होता है, बड़ा होता है। तो सबसे बेकार गन्ना होता है ना जो बांस गन्ना होता है, उसके उससे अगला अच्छा सतपर्व, उससे अच्छा
कांतार, उससे अच्छा नेपाल, उससे अच्छा पौंड्रक। जैसे कि चावल की सबसे अच्छी बासमती नस्ल होती है ना एक तरीके से, वैसे ये गन्ने की नस्ल है। तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? पौंड्रक। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है गन्ने की नस्लों के नाम लिखो, तो वांस गन्ना, सतपर्व, कालांतर, नेपाल, पौंड्रक। और ये तब की हैं आयुर्वेद के ज़माने की, ठीक है। आयुर्वेद के ज़माने के टाइम से जब लिखा गया था, आज से 5000 साल पहले, लाखों साल पहले जब से आयुर्वेद आया था, आचार्य वाघभट्ट ने लिखा था, तब ये पांचों नस्ल प्रेजेंट थी। अब तो बहुत सारी नस्लें आ गई गन्ने की, ठीक है। तो पौंड्रक सबसे श्रेष्ठ थी। और हीनतम सबसे बेकार कौन सी थी? बांस गन्ना। अब गन्ने की रस की विकृतियाँ 5। विकृतियों का मीनिंग है कि अपन उससे क्या क्या बनती हैं, क्या क्या चीज़ें यूज बनाते हैं। तो मतलब विकृतियाँ तो कर रहे हैं, जो रस निकाला अपने, जैसे मशीन से रस निकाला, बहुत सारा रस निकल गया, अब उस रस का क्या कर सकते हैं? तो उसकी मतलब फाणित बनाओ, गुड़ बनाओ, मत्स्य खंडिका बनाओ, खंड बनाओ, शर्करा बनाओ। अब देखो एरो का चिन्ह लग रहा है, तो शर्करा सबसे बेस्ट होती है। फाणित क्या होती है? राब, मतलब एक तरीके से गाढ़ा गाढ़ा रस हो जाता है, उसको थोड़ा सा फिर उसको जमा लेते हैं तो गुड़ बन जाता है। तो गुड़ को मतलब और शुद्ध कर लिया, अच्छा कर लिया, उसकी गंदगी दूर कर ली तो मत्स्य खंडिका बन गई, ठीक है। उसको और अच्छा बना दिया और साफ कर लिया तो खंड बन गया। खंड सबसे बेस्ट होती है। फिर शर्करा, शर्करा आप जानते हो ना, छोटे छोटे टुकड़े आते हैं एक तरीके से, चीनी वाली शर्करा नहीं है ये, ठीक है। ये चीनी नहीं है शर्करा, मतलब इसका मीनिंग है एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, एक आती है शर्करा आती है एक तरीके से, छोटे छोटे दानों की आती है, पीली पीली सी, वो होती है शक्कर। हाँ शक्कर, शक्कर, हाँ शक्कर, वो होती है श्रेष्ठ सबसे, आप उसको सेवन करना चाहिए। तो ये गन्ने की रस की विकृतियाँ हैं 5। सबसे पहले फाणित, फिर गुड़, फिर मत्स्य खंडिका, फिर खंड और शर्करा। एक तरीके से ये प्रोडक्ट हैं गन्ने के रस के, अपन पढ़ रहे हैं ना, इट्स प्रोडक्ट्स। तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? फाणित, गुड़, मत्स्य खंडिका, खंड। तो क्वेश्चन आएगा गन्ने के रस के 5 प्रोडक्टों के नाम लिखो, तो आपको ये लिखना है फाणित, गुड़, मत्स्य खंडिका, खंड और शर्करा। तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? शर्करा। तो मोस्टली जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं, अगर आपको गुड़ की जगह शर्करे का सेवन का संदेश देंगे। तो शर्करे के आम, जैसे कि मेरे बचपन की मुझे आज भी याद है, मैं आयुर्वेदिक दवाई, उस समय मेरा आयुर्वेद में सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, मैं 10th क्लास में था, मैं कहीं गया था आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, तो उसने मुझे शर्करे का सेवन, मतलब जो शक्कर था ना, उसका सेवन करने के लिए बताया था, और मैंने उसका काफ़ी सेवन किया था, ठीक है। तो गुड़ देखो यहाँ पे आता है दूसरे नंबर पे, और मतलब जो बेकार से अगला वाला अच्छा, गुड़ यहाँ पे है। तो अपन मोस्टली इसका सेवन करते हैं, गुड़ का, मत्स्य खंडिका, फिर खंड, फिर शर्करा। शर्करा सबसे श्रेष्ठ है। देखो फाणित त्रिदोषकार, अगर अपन इसका सेवन करोगे ना, फाणित का जो राब का, राब बोलते हैं इसको हिंदी में, वो होता है त्रिदोषकार, वात पित्त कफ, इनको बढ़ा देगी, व्यक्ति को रोगी ग्रस्त बना देगी अगर इसका सेवन करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। फिर है गुड़, कफ को बढ़ाने वाला होता है, कफवर्धक, मूत्रमल को बाहर निकालता है, कृमि, मंजा, रक्त, मांस, मेद और कफवर्धक है। कहने का मतलब है कृमि, कृमि क्यों आया? क्योंकि इतनी सफाई नहीं हो पाती, कृमि और लगे होते हैं। मज्जा को बढ़ाता होता है, रक्त, मांस, मेद, रक्त को, मांस को, मेद को, क्योंकि ये मांस और मेद क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कफ बढ़ रहे हैं, कफ के ही तो ये आश्रय आश्रय भाव है मांस और मेद। तो कफ बढ़ेगा तो मांस भी बढ़ेगा, मेद भी बढ़ेगा, मतलब अगर स्निग्धता बढ़ रही है किसी शरीर में तो मांस भी बढ़ रहा है, मेद भी बढ़ रहा है। और ये कफवर्धक तो मैंने लिख दिया आगे, ये गुड़ के मुख्य गुण है। पुराना गुड़, अगर मान लो 1 साल से, पुराना गुड़ का मीनिंग है 1 साल से ज़्यादा रखा हुआ गुड़। ऐसे नहीं है कि भाई आज बनाया 2 महीने बाद पुराना हो जाएगा, नहीं। जैसे कि इस सीज़न में बना, इस टाइम पे बना, इस सीज़न का गुड़ बनाया, तो अगले टाइम तक रखा हुआ वो गुड़ है तो हो गया, मतलब 1 साल बाद में, न्यू सीज़न होने के बाद में भी जब रखा हुआ होता है उसको बोलते हैं पुराना गुड़। ये हृदय में पत्त है, अपन इसका सेवन कर सकते हैं। तो मोस्टली आपको पुराना गुड़ सेवन करना चाहिए, 1 साल पुराना गुड़, उसको स्वच्छ जगह पर रखो, इकट्ठा करके बना के, फिर 1-2 साल बाद में उसका सेवन करना चाहिए। नवीन गुड़ कफवर्धक और अग्निमंद करता है। अगर नया गुड़ गुड़ खाओगे तुरंत फैक्ट्री में बना और आपने उसका सेवन किया, बोलते हैं ताज़ा ताज़ा गुड़ बन रहा है, अभी तो गर्म, अभी बन ही रहा है, अभी आया है 2 महीने पहले मार्केट में, तो वो क्या करता है, कफ को बढ़ाता है और अग्नि मंद करता है, अग्नि को मंद करता है, आपकी जो अग्नि थी ना, डाइजेस्टिव फायर है, उसको कम करता है। क्लियर? अब देखो मधु, छोटा सा है, इस चैप्टर में से देखो, हेलो, हाँ बोलो, कौन बोला? हेलो, सर माइक बंद करने के लिए कहा था सना से भी। अच्छा अच्छा, माइक बंद ही कर लिया करो, जो बच्चा बोले वही माइक ऑन किया करो। अब देखो मधु वर्ग, हनी,
हनी भी तो एक तरीके से लिक्विड है। तो अपन इस चैप्टर में जितने भी लिक्विड है ना वो सारे अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आचार्य वाग्भट ने कितने वर्ग बताए वो मैं लास्ट में लिख दूंगा। भाई आचार्य वाग्भट ने ये बताए थे वर्ग, मुख्यतः ये वर्ग बताए, इनका नाम दिया है, लेकिन अन्यों का भी वर्गीकरण किया था, मैंने उनका भी वर्णन किया था। तो अपन वर्णन तो सबका कर रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो ना, वर्णन तो अपन सबका कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आचार्य वाग्भट ने कौन से बताए थे, 5 बताए थे, वो मैं लास्ट में बता दूंगा कौन कौन से थे 5 वाले आचार्य जो वाग्भट ने माने। मधु वर्ग में क्या आता है, रस इसका क्या होता है, कसाय। कसाय रस का होता है मधु, मतलब शहद, और मधुर, 2 रस होते हैं इसमें, कसाय और मधुर। लेकिन डोमिनेंट कौन होता है, कसाय होता है। आप पढ़ोगे सेकंड ईयर में, कुछ कुछ द्रव्य 3-3 द्रव्य के होते हैं, कुछ कुछ 5-5 के होते हैं, कुछ कुछ 4-4 के होते हैं, ठीक है। तो आंवला पंचरस युक्त है, ठीक है, हरित की पंचरस युक्त है। इसी तरीके से जो शहद है 2 रसों के युक्त है, कसाय और मधुर। डोमिनेंट कौन होता है इसमें, कसाय। वात कारक होता है, क्योंकि कसाय क्या करता है, वात, कटु तिक्त कसाय क्या करते हैं, वात को बढ़ाते हैं। डोमिनेंट कसाय इसलिए ये वात कारक है। रक्त पित्त व कपनाशक है। रक्त पित्त मतलब जो ब्लीडिंग है उसका नाश करता है, कपनाशक है, कप का बाहर निकालता है। अब देखो अपन ने पढ़ी थी श्रेष्ठ समन चिकित्सा में क्या यूज करते हैं कप में, पहले चैप्टर में अपन ने बकायदा श्लोक याद कराया था आपको। अपन ने सही बोल रहा हूँ ना, शहद लिखा था ना, तो ये कफनाशक है। छेदक है, छेदक यानी जो, छेदक का मीनिंग कैसे समझोगे आप, छेदक का मतलब जो अपने बॉडी के अंगों में जो कफ जमा हुआ होता है ना उसका छेदन करके ये बाहर निकाल देता है उसको। मतलब बोलते ना कि अपन कोई छेद कर रहा है एक तरीके से, भाई कोई कीली मार के हथौड़ी मार के उसको छेदन करते हैं एक तरीके से। ऐसे एक समझो कि जो अपन हनी है वो शहद है जो कप चिपका हुआ होता है ना उसको छेदित कर देता है एक तरीके से, उसको हटा देता है उस जगह पर से, उसको छेद करके उसको मतलब एक तरीके से छुड़ाना, हाँ एकदम छुड़ा देता है, वहाँ से चिपकी हुई जगह से हटा देता है और वो शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये छेदक है शहद। व्रणशोधक, व्रणशोधक का मतलब है जो घाव है, वुंड है, उनका साफ करता है, उनको मतलब शुद्ध करता है। रोपण, ठीक है, घावों को भरता है, जो घाव थे उनको भरता है, रोपण यानी भरना, और संधान उनको ठीक करता है। शहद इंपॉर्टेंट है, अगर किसी की चोट लग जाए, घाव बन जाए तो आप शहद लगा सकते हो। यहाँ पे देखो व्रणशोधक, रोपण, संधान तीनों कार्य शहद करता है। प्रदेह, कुष्ठ, श्वास का सिक्का में लाभकारी है। प्रदेह क्या होता है, एक तरीके से लेप लगाते हैं, ठीक है, कोई चोट लगे उसमें 2 उंगलियों का, 3 उंगलियों का, 4 उंगलियों का प्रदेह आलेप, तो मतलब एक लेप लगाते हैं एक तरीके से, वो होता है प्रदेह। कुष्ठ यानी स्किन डिजीज, श्वास का सिक्का, अब हिचकी, काश यानी कफ, और श्वास यानी अस्थमा टाइप, इन तीनों में लाभकारी है। क्यों, क्योंकि ये सब तीनों कफ की विकृति हैं। श्वास भी, काश भी, का भी, तीनों कफ की विकृति और ये कफ का नाश कर ही रहा है। तो खांसी में अपन शहद खाते हैं ना, मैं बोलता हूँ वही, जैसे कि मैं भी इस समय शहद का सेवन कर रहा हूँ, लेकिन नेचुरल शहद इस समय मिल नहीं रहा, इसलिए कम काम हो रहा है। क्योंकि अब जितनी भी कंपनियाँ आती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, लेकिन मोस्टली अगर आप शहद यूज़ कर रहे हो तो मधुमक्खी का शुद्ध शहद आप यूज़ करो, ठीक है। यस, हाँ, ये आपने जो कमेंट किया अभी रक्षिता ने करेक्ट बोला है, ठीक है। आप शहद का सुबह सेवन करते हो, क्या करता है, छेदन कर रहा है एक तरीके से, शरीर का वेट लॉस कर रहा है, कफ को कम कर रहा है। कफ का मीनिंग होता है जितनी भी अपन की बॉडी में, कफ यानी क्या होता है, कफ पूरी बॉडी में आपको स्निग्धता, मेद, फैट, क्या सब कप में ही तो आते हैं। मेद भी कप में ही आ रहा है, फैट भी कप में ही आ रहा है, ठीक है। जितना भी लिक्विड सा था, स्निग्धता थी, वो कप में आ रहा है, तो ये कप को ही कम कर रहा है, तो आपका फैट रिड्यूस होगा। ये सही बोला आपने, ठीक है। अब देखो मेरे कफ है इस समय, और मैं एक्चुअली मैं बताऊँ मेरे कफ क्लास के टाइम पे ही होता है, बोलने की वजह से शायद, है ना। पूरे दिन में कभी खांसी नहीं उठती, लेकिन जब क्लास होती है तब मेरे बार बार कफ आता है। फिर भी आपको तो पता नहीं चलता क्योंकि मैं माइक ऑफ कर देता हूँ, लेकिन जब रिकॉर्डिंग सुनते होंगे तो आपको पता लग जाता होगा कितना कफ होता है। और मैं सारे दिन बिल्कुल ठीक रहता हूँ, क्लास के टाइम पे होता है, या फिर मैं तेज़ तेज़ बोलता हूँ उसकी वजह से भी हो सकता है। मधु शीत वीर्य, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नहीं इससे पहले योग भाई होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से, मधु योग भाई होता है। योग भाई का मीनिंग क्या, मतलब एक तरीके से जैसा इसमें जो द्रव्य मिलाएंगे उसके अनुसार ये काम करेगा, ठीक है। उसी के ये गुण धारण कर लेगा, अपने गुणों को भूल जाएगा और उसको ग्रहण कर लेगा। योग भाई तू आजा भाई,
मतलब एक तरीके से योग भाई को मतलब है कि तू आजा भाई, तू मेरे साथ है मैं तेरा जैसा हूँ, तू उसके साथ है तो उसके जैसा बन जाऊंगा। तो ये मधु योग भाई होता है। स्थूल तथा कृश दोनों के लिए हितकारी होता है, मोटे व्यक्ति के लिए भी अच्छा है और कृश व्यक्ति के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये योग वायु होता है। अगर स्थूल व्यक्ति इसको सेवन कर रहा है तो ऐसी औषधियों के साथ सेवन करेगा जिससे उसका वजन मेंटेन हो। अगर कृष व्यक्ति इसका सेवन कर रहा है तो ऐसे द्रव्यों के साथ सेवन करेगा जिसका उसका मोटापा बढ़े। तो ये दोनों के लिए अच्छा है। किस वजह से? योग भाई होने की वजह से। योग भाई का मतलब होता है एक तरीके से योग वाही, भाई नहीं है वाही है ये, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि जैसी औषधि होती है ना वैसा ही ये काम करता है। मधु शीतवीर्य है, जो इसका जो अपने शरीर में इफेक्ट करता है, शीतलता प्रदान करता है एक तरीके से। उष्ण किया हुआ, उष्ण समय में प्रयुक्त व उष्ण द्रवों के साथ प्रयुक्त मधु, इन तीनों ही स्थितियों में मधु मारक होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और देखो यहाँ पे उष्ण मधु की मारकता लिख दी मैंने लाल मैन से। क्वेश्चन आएगा कि उष्ण मधु का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर उष्ण मधु की मारकता से आप क्या समझते हैं कि गर्म किया हुआ शहद आपको नहीं खाना है। उष्ण समय में प्रयुक्त, जैसे कि गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, सर्द का टाइम पे है या फिर ग्रीष्म काल है, उसमें आपको शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उष्ण द्रवों के साथ, जैसे कि मान लो कि गर्म पानी नहीं, जैसे कि उष्ण द्रव्य जो उसमें शरीर में उष्णता प्रदान करें, जिसका जो उष्ण वीर्य हो, उनके साथ आपको शहद का सेवन नहीं करना है। अगर आप करोगे तो आपकी जान को खतरा है, आपको शरीर को नुकसान हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि मधु शीत वीर्य है। अब मधु शीत वीर्य है तो ये सब क्या है? उष्ण है, तो ये विरुद्ध आहार हो जाएगा। विरुद्ध आहार क्या होता है कि अपोजिट काम करने वाले एक तरीके से। एक तो शीत था, एक उष्ण था, दोनों को मिला दिया तो ये अपोजिट काम करेंगे बॉडी में जाके और बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये विरुद्ध आहार की तरह कार्य करता है अगर उष्णता के साथ लेंगे, तो इसलिए इसको नहीं लेना चाहिए, उष्ण को नहीं लेना चाहिए। अब देखो, बमन व निरुवस्ती में जो उष्ण मधु का प्रयोग करते हैं वह शरीर में बिना पचे ही बाहर निकल जाता है, इसलिए हानिकारक नहीं होता। अब आप पंचकर्मा, जब अपन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 चैप्टर में जाएंगे, जब पंचकर्मा पढ़ेंगे वहाँ पे बताते हैं कि भाई बमन और निरुबस्ती, बमन चैप्टर आएगा, निरुबस्ती भी एक चैप्टर आएगा, ठीक है, उसमें उष्ण मधु का प्रयोग करते हैं। तो बहुत यहाँ पे बहुत से बच्चे होते हैं ना जो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, वो बोलते हैं कि सर आप पंचकर्मा में तो आपने बताया, अपन ने तो पढ़ा नहीं, लेकिन बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा तो वो पूछते हैं कि सर पंचकर्मा में तो अपन शहद का यूज़ करते हैं, वो भी गर्म शहद का, तो क्या वो जहर अपने लिए नुकसानदायक नहीं है? तो यहाँ पे लिख दिया पहले कि वो शरीर में बिना पचे, अपन अगर बस्ती में देंगे तो पचेगा थोड़ी देर बाद में, उसका 1 घंटे बाद में या 2 घंटे बाद में बाहर निकाल देंगे उसको, ठीक है। या फिर अपन बमन के माध्यम से, मुख्य माध्यम से लेंगे, क्योंकि बमन में भी तो उसको अंदर प्रवेश कराया जाता है, लेकिन वो बिना पचे ही तुरंत ही बाहर आ जाता है, उसकी पाचन क्रिया नहीं होती, मतलब बॉडी में अवशोषित वो नहीं होता, ठीक है, इसलिए वो हानिकारक नहीं होता। तो क्लियर हुआ। अब करेंगे अपन तेल वर्ग, ग्रुप ऑफ ऑयल, ये अपन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं पे दी एंड करते हैं। आई होप कल ये क्लास चैप्टर पूरा हो जाए। थैंक यू।